Guys, can we start? Yes, sir. Yes, sir. Good evening. Good Good evening. evening, sir. Good evening. चलो, so हम लोग एक्सरसाइज 1 से शुरू करते हैं, है ना? एक्सरसाइज 1, जिसका डाउट होता जाए वो जाता जाए, अपना घर पे बैठ के अटेम्प्ट करे, ठीक है? एक्सरसाइज 1 में बताइए बेटा, सर कोई आप डाउट है? सर आप रिकॉर्डिंग भेजने वाले हो क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, ठीक है? सर आप जेनेट्री बैच में भी डाल सकते हो। क्या बेटा? आप जेनेट्री बैच में भी डाल सकते हो। रिकॉर्डिंग मुझे बोल देना, मैं डाल हाँ दूंगा। The 16th one. ओके सर। 16 का भी Sir, 16B. 16th क्वेश्चन, 16th B, Sir, 13. 13th Sir, question 1. नहीं, 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 these are questions of Question number inductive. 12 sir. 12 Sir, question 6. 6th, 8th और 9th. सर 4th। और कौन सा? 11th. Question 14. सर 6 डिस्कस किया हुआ है। Sir, 15. Sir, 5th. सर 6 तो डिस्कस किया हुआ है। हाँ, सर हटा देंगे। सर यस बेटा, सर जेनेट 2 के साथ आपने एक्सरसाइज पूरा डिस्कस किया है डाउट लेक्चर में। एक्सरसाइज 1 नहीं चाहिए? नहीं, जेनेट 2 के साथ किया है। सर हम लोग हाँ, Zenith 3 या Zenith 2 हेलो, मेरी बात सुनो बेटा। ये मेनली जेनिथ 2 के लिए है, बाकी लोगों को केवल देखने के लिए बुलाया हुआ है, ठीक है? तो बाकी लोग केवल सपोर्ट में कुछ पूछ सकते हैं, मेन ये जेनिथ 2 के लिए ही है, आप सब ये बात समझ लीजिए। तो अगर जेनिथ 2 का कोई बच्चा, सारे बच्चे बोल देंगे कि एक्सरसाइज 1 हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, देन हम इसको छोड़ देंगे, फिर वो आपके रिस्पेक्टिव बैच में आप पूछना। सबको मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? Yes, sir. यस हाँ, तो ये मेन जेनिथ 2 के लिए है। अब जेनिथ 2 का कोई बच्चा है क्या जो इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो, जो यहाँ लिखे हुए हैं? सर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछना है आपको। Sir, 16 का B और 12th. ये और ये आप पूछ, 16th का बी और 12th तो क्वेश्चन 13. जो अपसेट 13. 13, तो ये जेनिथ 2 वाले। और कोई इनमें से बेटा, या कोई अपना तुम्हें बताना है जेनिथ 2 वाला कोई बच्चा? नहीं ना? अब आप सुनो बेटा, तो बाकी बच्चे जो दूसरे बैच के हैं, परहैप्स इनसे काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो आपने दिए ना, सब एक ही सीक्वेंस में क्वेश्चन फिट होते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन टॉक्स अबाउट के ऑर्डर। याद है ना, के ऑर्डर इज सेम एज एसिडिक ऑर्डर, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो बस एसिडिक ऑर्डर निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, इट्स नॉट अबाउट कि तुमने ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम से करना शुरू कर दिया था, अब सब भूल जाना है। अब ये मान के चलना है तुम्हारे पास हर चीज अवेलेबल है, तुम्हारे पास एटम बम भी है, तुम्हारे पास छोटी छोटी गन्स भी हैं, पिस्टल्स भी है। तुम्हें क्या यूज करना है वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है। पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास छोटी सी नाइफ थी, अब तुम्हारे पास एटम बम भी हो गया है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एग्जाम हॉल में तुम्हें ये नहीं अब सोचना है कि खाली इंडक्टिव से कोई चीज कर लें, सीक्वेंस माइंड में चलना चाहिए। जो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले क्या चेक करनी है बेटा? कैटेगरी, भूलना नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कैटेगरी। तो बताइए इसमें कैटेगरी में क्या आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे COH हैं, ABCD सारे के सारे COH हैं? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब कैटेगरी सेम हो गया। सो नेक्स्ट फैक्टर क्या होता था कैटेगरी सेम होने के बाद, कि कोई स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है, बेंजोइक या फिनॉल। अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेक करो किस में लगा हुआ है। तो आप देखोगे तो 2 और 3 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
जबकि फोर्थ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, विड्रॉइंग आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब फोर्थ इज लीस्ट एसिडिक। आई होप सब मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 2 और 3 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 1 में नहीं है, तो 1 यहाँ आ जाएगा। 2 और 3 में कैसे कंपेयर करें, तो इस COH ये मेन साइट है, साइट ऑफ एसिडिक एच। इसके अलावा 2 में देखोगे तो COH एक्स्ट्रा ग्रुप जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज क्लोजर देन थर्ड केस। थर्ड में COH थोड़ा दूर हो गया, ये COH हमारे लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये COH साइट है, तो दूर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। I hope you are getting my point. Clear है बेटा? Yes, sir. तो ये हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बेटा। Sir, I didn't understand how is it COH in question 12? क्वेश्चन 12 में सारे COH है ना, तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? अजीब इंसान हो यार। C डबल बॉन्ड OH, कांट यू सी COH? COOH। Yes, sir, got it. वो कंडेंस फॉर्म में मैंने लिखे हैं, ये ओपन फॉर्म में थे, ऐसे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलो ये 12th हो गया। Sir, one 13 spammer has come. क्या बेटा? So some spammer by the name of Lollipop has come. Lollipop. अरे यार ये लोग भी, मैं किसी को वो बना दूं क्या बेटा? आपको होस्ट कोई Yes. बनेगा? Yes, किसको sir. बना दूं? कौन One रह console. सकता है पूरे सर लेक्चर में? समय जेनिथ 2 वाला कोई बोलेगा तो इट विल बी बेटर, क्योंकि इन्हीं का है ये। है कोई? से क्या फर्क पड़ता है, कोस्ट तो है। चलो किसको बना दे, बोलो। वंश को बना दे। Yes, sir. चलो और किसी को बनना हो तो और भी कोई बन सकता है बेटा। चलो स्पैमर का काम है, उनको उनके इससे ज्यादा वो पढ़ने में ध्यान लगा दे तो सिलेक्शन हो जाएगा। चलो बैक टू दिस, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में पीके ऑर्डर पूछा है, ये भी एग्जैक्टली इसी सेंस में करना है बेटा। आप लोग आई डोंट नो कि मतलब क्यों ये सब नहीं हो पा रहा है। पीके ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? अपोजिट ऑफ K order. एसिडिक ऑर्डर। बस आप सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर में क्या चेक करते हैं बेटा? कैटेगरी। तो कांट यू सी कि इसमें भी सारे के सारे COH हैं, Yes, sir. है ना? अब उसके अलावा क्या डिफरेंस आ रहा है? केवल रिलीजिंग विड्रॉइंग। तो भाई 2 में विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 और COH एक्स्ट्रा वाला, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ऑर्डर के साथ पता है अपने को। और CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, है ना? इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक बढ़ेगी, पीके कम हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, यानी कि ए का सबसे कम होगा, फिर बी, फिर सी, पीके ऑर्डर। इज इट क्लियर बेटा, जिसका डाउट था? सर आवाज क्रैक हो रहा है। क्या सर सब? क्लियर है। नहीं सर नहीं होगा। हाँ तो बेटा तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क मुझे लगता है गड़बड़ हुआ होगा। मैंने केवल इतना बोला बेटा, पीके ऑर्डर इज अपोजिट ऑफ एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर के लिए मैंने कैटेगरी चेक किया, सेम आया तो ग्रुप्स चेक कर लिए। रिलीजिंग विड्रॉइंग चेक किया, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप है उनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, पीके कम होगा। हो गया आंसर, ठीक है। चलो ये भी हो गया अपना। अब आते हैं 16th पे। 16th क्वेश्चन का जो बी है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा इन द सेंस सर 13 का कि डी इसमें क्या है? क्या तुम जेनिथ 2 में हो? नहीं सर, जेनिथ 3 की बैच में रहा था। नहीं, अच्छा 13th पूछा गया। 13th में क्या बोला तुमने? सर ये वाला मतलब इसमें डी। अच्छा अच्छा, समझा समझा। डी है ही नहीं, ABC है। ओके सर। गाइस 16th वाले पे आते हैं। 16th वाले में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीरियोडिक टेबल वाला, H कनेक्टेड टू C, H कनेक्टेड टू N,
H connected to O, H connected to F, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक से देखते नहीं हैं, कनेक्टिविटी में गड़बड़ी करते हैं। जो 16 का बी है उसमें जो पहला कंपाउंड है उसमें O से H कनेक्टेड है, सेकेंड में N से H कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि उसमें HC से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसमें बेटर वाला एसिडिक H हम लेंगे। थर्ड वाले में देखोगे तो HC से कनेक्टेड है, और फोर्थ में भी HC से कनेक्टेड है। अगर ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर पा रहे हो तो मिस्टेक कर दिया आपने। एक्चुअली में वो CH3F है, तो H इज कनेक्टेड टू कार्बन नॉट F। F तो मोनोवेलेंट है, उसके साथ कैसे कनेक्ट हो जाएगा कंपाउंड के अंदर? इसका मतलब है ये दोनों H कनेक्टेड टू C वाले केसेस हैं, कैटेगरी सेम। तो इन दोनों में जब कंपेयर करना होगा तो ग्रुप चेक किया जाएगा। F इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए आप बोलोगे 4 ग्रेटर देन 3, लेकिन ये दोनों इनसे ज्यादा होंगे। वाई? ये इस कैटेगरी को बिलोंग करते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. है ना? चलो एक्सरसाइज 1 हो गया, हटाते हैं अभी इसको। एक्सरसाइज 2 बताइए बेटा, जेनिथ 2 वाले बोले। 21 का बी। प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? सर 4, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो लेता रहे बेटा। सर 7th का डी ऑप्शन। सर सर 9, 10, एक मिनट 7th का डी, 9th एंड 10th यू सेड ना? सर 21A, या 21 बी। सर सेकंड का सर ये वाला ये मतलब क्या ये? सर रेजो ये वाला केस था सर, M वाला, सेकंड का M वाला। सर 3 का है वो। एक मिनट में कंफ्यूज हूँ, आप क्या कह रहे हो? अच्छा स्टार्टिंग का क्वेश्चन बोला, सेकंड का M वाला पार्ट। हाँ सर। 11 का C, 11th का C, और बोलो बेटा। सर 20 and 30। 20th एंड 30th। चलो सर डिस्कस कर ले। 11 का D, सर 11 का D, एक मिनट, 11th का कौन था? D सर D, डी फॉर दिल्ली। और 21st के लिए किसी ने कुछ बोला क्या? सर बी। 27, 27th भी बोला है। सर 21 का बी। सर 12 का जी। 12th का जी। 18. और सर आपने वो बोला था ना, वो जो एनर्जी का जो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, वो मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिखा था तो उसको क्वेश्चन करेक्ट नहीं आपने बोला, लेकिन उसे ऑप्शन कंसीडर करने के लिए। हाँ, उसको मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में हम टिक कर देंगे, जहां जहां भी स्टेबिलिटी से रिलेट कर रहा होगा उन सबको टिक कर देंगे। ठीक है? सर अगर काइनेटिक एनर्जी भी रहा तो भी? नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, उस तरह से जाएंगे। जो भी फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे बेटा, या इंटरनल एनर्जी जिसको बोलते हो आप। ओके सर। ठीक है, चल उन सब में हम नहीं जाते। तो सीधे जिस सेकंड का M किसी बच्चे ने बोला है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं बेटा रेजोनेंस वाले। इसको एक्चुअली में तो आपको नोट जो इसके आंसर्स दिए हैं, अगर तुम्हें हल्का फुल्का भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शायद हमने नहीं पढ़ा है या हमको तो उसको नोट्स में कॉपी कर लो, दैट्स इट। इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते नहीं है। फिर भी सेकंड का M वाला क्या कहता है? सर 29 बी। अब बाद में, पहले इतने होने दो। सेकेंड का जो M है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। मान लीजिए ये बेंजीन है, ठीक, और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर। मानते हो कि नहीं? एक्चुअल कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसके कई सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर मान लीजिए कि 40% प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, ये वाला 5% ही करता है, आगे वाला मान लीजिए कि 5% करता है,
ये कितनी करता होगा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन, जो हम नहीं बना 100 पाए? 100, यानी कि ये हमेशा स्टेबल होगा। ये केवल तब तक स्टेबल है जब तक 40% प्रॉपर्टीज का डिस्कशन चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, इसको तुम ऐसे समझो कि रावण के 10 सर थे। वो सर अगर एक हाथ कट भी जाता है, क्या रावण डिस्टेबलाइज होगा? नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो ये यस कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो सकते हैं, ये कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो सकता है, ये कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो सकता है। ये 100% टाइम के लिए स्टेबल होगा जब तक उसका डिस्कशन चल रहा है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड बोलो या एक्चुअल कंपाउंड बोलो, वो हमेशा कैनोनिकल से ज्यादा स्टेबल होगा। पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? कैन यू रिपीट? तो इस पे क्वेश्चन ऐसा कुछ आते नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और ये सब पॉइंट्स हैं एक्चुअली में, तो इस पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, केवल रीड कर लेना है। जो आंसर दिए सारे सही हैं इसके, लगभग। फर्स्ट में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी है, बाकी सब मतलब नॉर्मल वे में। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसको तुम 5th से मैच कराओ तो थोड़ा बहुत तुम्हें वो डाउटफुल लगेगा, बाकी सब सही है। और इसमें किसी को डाउट है क्या बेटा? फर्स्ट 6 में एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पे फर्स्ट 6 पे? सर इसमें आपने वो स्टेटमेंट बोला था ना इस क्वेश्चन में, वो रिपीट करेंगे? कौन सा स्टेटमेंट बोला था मैंने? किसके लिए स्टेटमेंट बोला, मेरे को समझ में नहीं आया। तो सर इसी कैनोनिकल के लिए लास्ट स्टेटमेंट सर आपका। हाँ, वो सर सुना है। मैंने बोला है कि रेजोनेंस हाइब्रिड और वी से एक्चुअल कंपाउंड is always more stable than any of the resonating structures. ठीक है? यस सर यस सर। सर इसी क्वेश्चन का ए पार्ट आप बता सकते हो? सेकेंड का ए पार्ट, रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। हाँ, मतलब इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल से निकल के दूसरे मॉलिक्यूल में जा रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इंटरनली तो इधर उधर शिफ्ट होता है, इंट्रामोलिकुलर। तो ये फॉल्स होगा ना? कुछ पॉइंट्स ऐसे कॉमन सेंस से तुम कर लेना, घबराना नहीं बेटा एग्जाम में, है ना? कि ये मत देखो, जेई में क्वेश्चन नए आते हैं तो नए का मतलब क्या होता है? कुछ चेंज करेगा, कुछ ऐसा लैंग्वेज इन द सेंस स्टाइल ऑफ जो वर्ड्स लिखने का वो चेंज करेगा। तो उसमें ये मत सोचना कि तुमने पढ़ा नहीं है, उसको रिलेट करना। घबराने के बजाय उसको सिंपल से तो कॉमन सेंस से कह देंगे इंट्रा मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल, हो गया आंसर। और किसी को कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है फर्स्ट 6 में बेटा, किसी पॉइंट सर पे? इसका जी पार्ट। सेकेंड का जी, रेजोनेंस इज नॉट द ओनली वे टू इंक्रीज मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। देखो, पहली चीज है कि रेजोनेंस जिसमें हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, वो केवल उनके लिए है ना जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो अगर रेजोनेंस इज द ओनली वे टू इंक्रीज मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, तो बाकी मॉलिक्यूल क्या डिस्टेबलाइज्ड रहते हैं? क्या अनस्टेबल होते हैं? नहीं। तो इस तरह से नई स्टेटमेंट हो सकता है, मतलब नॉट लगा है तो ये सही हो गया एक्चुअली। अगर ऐसा लिखा होता रेजोनेंस इज द ओनली वे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता। समझ गए क्या मेरी बात आप लोग? यस सर। चलो आगे बढ़े बेटा। सर 9 क्वेश्चन 1 ए पार्ट 1 का ए पार्ट ए पार्ट में केवल इतना है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेगेटिव पोर्शन, न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव पोर्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस यानी प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है तो स्टेबल सिस्टम होता है। तो ये बड़ी सिंपल से हम जानते ही ना, अगर चार्जेस दूर दूर होते हैं तो उसको चार्ज सेपरेशन कहते हैं। चार्ज सेपरेशन क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है सिस्टम को। और अगर ये पास पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये तो हम जानते हैं। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर प्लस प्लस दूर हो गए तो वो कम स्टेबल सिस्टम होता है। क्या समझ में आई बात? यस सर सिंपल है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन तो समझ लो ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन सकते इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव नेगेटिव कर दो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का मतलब माइनस प्लस कर दो, तो बस हो गया वो। somebody saying something in between? सर आप 1 का सी और डी भी एक्सप्लेन कर सकते हो?
सी वाले में कहता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी। देखो स्टेबिलिटी अगर है तो एनर्जी डिक्रीज वाला ऑप्शन चूज करोगे, इसलिए डी चूज कर सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। क्योंकि हम लोग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बोलते हैं ना, तो स्टेबिलिटी इज रिलेटेड विद एनर्जी, है वो रेजोनेंस एनर्जी वर्ड में। तो वो अगर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बोल रहा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल, उसको रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो एक्चुअली किसी जो रेजोनेटिंग जो मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसका एक्चुअल कंपाउंड के स्टेबिलिटी के डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। बट वो थियोरेटिकल इस तरह लिख देते हैं, ऑल्दो मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं रहता हूँ, लेकिन ऑप्शन चूज किया जा सकता है, ऐसा है। ठीक है, यस सर। चलो अभी किसी ने 7th पूछा था, 7th का डी। 7th के डी में बेटा ये हक्कल रूल है, अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जब एरोमेटिसिटी कर लोगे तब हो जाएगा 7th का डी। ठीक है बेटा? ओके सर। एरोमेटिक सिस्टम जो होता है वो स्टेबलाइज करता है, और डी जो एंटी एरोमेटिक होता है वो डी स्टेबलाइज करता है सिस्टम को। तो बस इतना रहता है, उसमें हो जाता है तुमसे तो ठीक, नहीं तो एरोमेटिसिटी सर अभी जीओसी में सिखाऊंगा ना। हाँ हाँ, जिन जिन बैचेस में एरोमेटिसिटी नहीं हुई है उनमें पढ़ाऊंगा। इट विल टेक 1 लेक्चर ओनली बेटा। चलो अभी ये भी हो गया। 9th क्वेश्चन किसी ने बोला है बेटा, 9th क्वेश्चन आई कैन नॉट टेल बेटा। 9th 10th ये केमिकल बॉन्डिंग है, दिस इज केमिकल बॉन्डिंग। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये प्लेनैरिटी निकालना केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है। फिर भी आपकी इच्छा रखने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी प्लेनैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो तुम्हें सबसे पहले हर सेंट्रल एटम का क्या निकालना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाता है तो आप प्लेनर मान लेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? कोई तो यस बोल रहे यार। यस सर। यस सर। रिपीट कर सकते हो? एग्जाम्पल देखो, जैसे बेंजीन रिंग, यहाँ हर एक कार्बन जो है रिंग का वो sp2 है, और रिंग के बाहर कोई दूसरा सेंट्रल एटम नहीं है, केवल H है जो कॉर्नर वाला है, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा sp2 सिस्टम का मतलब प्लेनर हो गया। इसका देखो इंटरेस्टिंग एग्जांपल डी देखो, डी क्या है, HCOCl है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक ही सेंट्रल एटम है वो sp2 है, यानी प्लेनर हो गया। क्या थोड़ा बहुत मेरी बातें समझ रहे हो? अब इनका एक्सेप्शनल केसेस बेटा, एक्सेप्शनल केसेस। तो एक्सेप्शनल केसेस में ऑल्दो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, बट कुछ लोगों ने बोला उनके बैचेस में नहीं पढ़ाया गया। ये एग्जाम्पल, ये तो इसमें क्या होता है, इतना पार्ट एक प्लेन में होता है बेटा, और ये परपेंडिकुलर होता है, इसको याद रखो। इससे भी बड़ा इसको आप लिख सकते हो इफ, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड एडजेसेंट इस तरह से होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड। तो हम लिखेंगे इफ इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स। याद रख पाओगे बेटा? तो यानी कि अगर मैं तुमको ये भी लिख दूं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ लगा दूं H, तो बताइए कितने एटम्स एक प्लेन में हैं यहाँ पर? मैक्सिमम। क्या सब बच्चे ये बात समझ गए? तो ये आप रट के रखिए बेटा। यस सर। इसके अलावा आपको केवल sp2 से आंसर निकालना है, आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। इसमें थोड़ी बहुत ऑप्शंस में उतना अच्छे से दिया नहीं है, जैसे 9th का बी भी करेक्ट दिया हुआ है। जब आइसोमेरिज्म आप पढ़ लोगे तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि जो CC बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है उसके बाद रोटेशन फ्री होता है, तो उसमें जो अलग अलग आइसोमर्स बनते हैं उनको कन्फॉर्मर्स कहते हैं। तो सारे कन्फॉर्मर्स प्लेनर नहीं होते, ये थोड़ी सी लेवल अप वाली चीजें, अभी बताऊंगा तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी बेसिक रखते हैं और इतना निकाल लो, काम चल जाएगा, उससे सब तुम्हारा सही सही निकलता चला आएगा। आप टेंशन नहीं लो बेटा, हम बहुत ज्यादा लेवल अप पढ़ाई करेंगे,
केवल आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिए, सब आपका काम होता चलता जाएगा। थियरी के लिए कहीं से कुछ और पढ़ना नहीं कभी भी। चलो, अभी आपने इसके बाद क्या पढ़ा पूछा सर है? इसका एच वाला ऑप्शन बता समझाइए ना प्लीज, नाइन्थ का एच ऑप्शन। बेटा वो उसमें कार्बन sp3 है, sp3 है तो प्लेनर कैसे हो जाएगा? रिंग प्लेनर होगी, उसके जो H है वो ऊपर नीचे चले जाएंगे, तो ऑल हाँ। एटम्स विल नॉट बी इन वन प्लेन ना, लिखा है ऑल एटम्स। अगर ऐसा बोलता रिंग तो अलग बात हो जाती। क्या समझ में आई मेरी बात? हाँ सर, हाँ सर। तो ये 9th की क्वेश्चन आप ज्यादा सोचना नहीं, इसको बस लगाना। बिलीव मी, ज्यादातर आंसर्स तुमको समझ में आएंगे नेचुरली, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? सर हमने वो लिखा क्या है बोल सकते हो इफ इवन के बाद? एक्सेप्शन नहीं सर वो कहाँ पर? ये ब्लैक में। even number of cumulated double bonds, cumulated means adjacent, ओके। ठीक है? चलो मैं इसको हटा दूं, बड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया, लेना था जिनको। सर एक मिनट। यस सर। चलो ये हो गया। 12th का किसी ने पूछा है जी। एक मिनट मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ये 12th जी किसी जेनिथ 2 के बच्चे ने पूछा है? तो ये हटा दें हम। सर डिस्कस कर लो ना। सर 10th का। क्या तुम जेनिथ 2 से हो? नहीं सर। तो अपने बैच में आप पूछ लेना वो, जब तुम्हारा लगे, है ना? अभी मेन वो लोग पूछेंगे जो जेनिथ 2 वाले हैं, ठीक है? और बाकी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लगा हुआ है डाउन सेशन, ठीक है? ओके सर। इसीलिए मैंने आपको भेजा हुआ था। और पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब डिस्कशन हो रहा हो तो तुम कुछ पूछ सकते हो। 21A किसी ने पूछा था बेटा, जेनिथ 2 वाले बच्चे ने। यस सर। अच्छा 21 का ए मतलब पहला पूछना चाहते हो शायद, है ना? हाँ सर। जेनिथ 3 का कोई कह रहा है कि तो हम बस स्पेक्टेटर हैं। जैसा भी तुम बेनिफिट है बेटा तुम्हारे लिए ये कि तुमको सेशन नहीं लगाया गया है, तो अभी टेस्ट है, तो इतने सारे डाउट्स तुम कवर नहीं कर पाओगे अपने सेशन में कभी। तो एक्चुअली तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैंने वो डाला था, नहीं तो जो है ये केवल जेनिथ 2 वाले आते तो हो सकता है वो आधे घंटे में चले जाते, उनको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती इतने सारे। उनके पहले भी सेशंस लगे हुए थे, डाउट सेशंस। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है 21st का, पहला वाला दूसरा वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछी गई, तो तुमको केवल एक चीज चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करा देगा बेंजीन रिंग की। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा देगा, ठीक है? सो ये सिंपल सी आपको रूल लगा कर रखनी है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो इसमें जो डी वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, कैन यू सी? तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सडनली ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है? और फिर उसके बाद देखोगे तो ए वाले में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सी में भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन साथ में NH2 भी लगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। बाय रेजोनेंस पहले चेक करते हैं, ये याद रखना। तो फिर क्या हो जाएगा, डी के बाद जो आएगा वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ए आ जाएगा, और फिर उसके बाद सी और बी में आप देखोगे तो सी में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है अनफॉर्चुनेटली, तो उसको पीछे कर देंगे। क्या सबको बात समझ में आई बेटा? यस तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे? रेजोनेंस के वही तो देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? रेजोनेंस के थ्रू ही रिलीजिंग और विड्रॉइंग देख रहे हैं हम लोग। पहले केवल हैलोजन होता तो चेंज हो जाता, उल्टा हो जाता, बाकी सब में तो यही काम करना है, पहले नहीं तो रेजोनेंस ही मतलब चेक मेरा किया डाउट था कि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना रहेगा ना 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 ना
उसमें तो बहुत ही आसान है, तुम क्यों ज्यादा वो परेशान हो रहे हो? इसमें तो के लिए देखना है, अरे भाई तुमको कोई पैसे दे रहा तो पैसे बढ़ेंगे, तुमसे कोई ले रहा तो पैसे कम होंगे, इसमें और क्या चक्कर लगाना है? यस सर। ठीक है। सर सी में वो NH2 इसलिए उसका वो बढ़ रहा है ना थोड़ा डेंसिटी। किसमें बढ़ा? हाँ, NH2 की वजह से थोड़ा बढ़ गया, इसकी वजह से हमने सी थोड़ा पहले उधर की तरफ बढ़ी हुई में रख दिया। ओके सर ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस ना? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिएक्टिविटी से लेना देना होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। फिर सर किसी ने 11th का डी बेटा जेनिथ 2 सर के किसी बच्चे ने पूछा है, जल्दी बोलो। सर आप 21 का बी भी कर सकते हो क्या? तुम क्या जेनिथ 2 के हो? हाँ हाँ सर। 21 का 2 मुझसे क्यों पूछना चाहते हो बेटा? ये तो खुद भी कर लोगे, ये तो मैंने तुमको क्लास में करवाया है। इसका O माइनस का रिलीजिंग पावर जो है NH2 से ज्यादा दिखाया था, याद करो। ये रेजोनेंस के वे में लिखा था मैंने, याद करो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आए। इस सर तरह मेरे का को एक बस इसमें ऑर्डर डाउट दिया है था। बोलो बोलो। हाँ सर मेरे को बस ये डाउट है कि NH2 और OCH3 में कैसे कंपेयर करेंगे, मेरे को और नहीं समझा। NH2 ज्यादा होता है ना, देखो ना, O वाले से N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं देना चाहता है, कहता मैं खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होल्ड करूंगा इनको। हाँ समझ समझा। गए? हाँ ये हो गया। चलिए, तो ये हो जाता है, इसको हटा देते हैं। 21 भी हो गया। और कौन सा था बेटा? कोई इसको जरा पिक्चर क्लिक करके रखे और मुझे बताया करे। 20th क्वेश्चन किसी जन टू वाले ने पूछा है। 20th तो वैसे भी मैं खुद भी डिस्कस नहीं करूंगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, पीछे से देखो सब मिल जाएगा, जैसा दिया है वैसा बना लो। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते रेजोनेंस में। क्या तुम मेरे से पूछ रहे हो ये? फिर 18th क्वेश्चन किसी ने पूछा है बेटा, जेनिथ 2 बोलो क्या है 18th में कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन विथड्रॉ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम CONH2? सिंपल सा आंसर है, C डबल बॉन्ड। मैंने आपको 4-5 केसेस बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है कि रिलीजिंग है। तो 27th क्वेश्चन किसी ने पूछा है ना। 27th क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। जब तुम दो बेंजीन रिंग को ऐसे कनेक्ट करोगे ना, इट्स लाइक दिस। तो अगर तुम रेजोनेंस कराओगे ना, तो ये जैसे ऐसे गया तो ये ऐसे गया, तो आप देखोगे एक बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। ये नेचुरल है जब तुम रेजोनेंस करना शुरू करो। तो जो भी ऑप्शन ये बोलेगा कि वन रिंग इज पाई डोनर एंड वन रिंग इज पाई एक्सेप्टर, दैट शुड बी कंसिडर्ड करेक्ट। समझ में आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों रिंग इलेक्ट्रॉन ले ले। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जब पाई सिंगल पाई करोगे तो कहीं से कहीं तो ट्रांसफर कराना पड़ेगा ना, तो एक लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। इज इट क्लियर? यस ये हो गया। फिर कौन सा पूछा था बेटा? 30th था क्या इसके बाद? हाँ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया बेटा, बहुत सिंपल है। तो अगर देखोगे तो COOET ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान से देखो। और OCOET ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और एक है NHCOET, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये बढ़ाएगा। थोड़ी देर पहले देखो मैंने अभी एक ऑर्डर लिखा था, ये क्लास में भी तुम्हारे लिखा होगा, जाकर चेक करो। NHCO वाला और OCO वाला, ये दोनों क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले हैं, जिनमें खराब क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाता है, इनकी रिलीजिंग पावर थोड़ी डिक्रीज कर जाती है। जिसमें से बेटर कौन है? ये वाला। तो बस आप देख लो, सबसे खराब होना चाहिए ये, यानी कि 1। तो 1 सबसे खराब हो और 4th सबसे अच्छा हो। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है बेटा? डी ऑप्शन। 2 में दिया है, 2 में दिया है बेटा, A एंड D में दिया है, यानी हमको आंसर निकालना ही पड़ेगा। और फिर देख लो आप, तो 4 के बाद कौन आना चाहिए? 4 के बाद आना चाहिए 2।
और फिर मिथाइल आगा क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन से देता है। ये आंसर देख लो किसमें दिया, डी में दिया है ना, डी हो गया। क्लियर बेटा? यस सर। चलो ये भी हो गया। सर ईटी क्या है? क्या चीज? ईटी क्या है? बेटा नॉमेनक्लेचर देखो, एमी मिथाइल होता है, ईटी इथाइल होता है, पीआर प्रोपाइल होता है, सब लिखा हुआ है वहां पर नॉमेनक्लेचर। ओके सर। तो ये क्वेश्चन RGWD से नहीं होगा। आपके आज सर आप 26 का बी ऑप्शन कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible, beta? Yes, sir. Yes. Oh, so it got disconnected. Guys, exercise 3 और exercise 4 ये aromaticity के questions involve करते हैं, तो ये जब aromatic हो जाएगा तभी हम कर पाएंगे। Exercise 3 and 4, हाँ, तो आप मुझसे questions पूछिए बेटा, exercise 5 और 6 वाले नाम। सर 3 में स्टार्टिंग के सम्स आपने दिए थे ना पर। हाँ दिए थे, लेकिन मतलब उसमें भी एरोमेटिक वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है, एक लेक्चर के बाद पूछ लेना, है ना? हाँ सर चलेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5 में बोलिए। 9 सर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन क्या है सर बी ऑप्शन में? सर क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अरे इतना गुस्सा नहीं बेटा। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एक कंपाउंड है। अगर तुम जो शीट्स मैंने भेजी ना, एक बेंजीन कंपाउंड्स की स्पेशल शीट भेजी थी, याद है नॉमेनक्लेचर में? उसमें जाकर देखो, तो मैंने बहुत सारे तुमको पॉपुलर कंपाउंड्स के नाम दिए हैं। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, एस्प्रिन, इस तरह करके बहुत सारे दिए होंगे। तो नाम को लेके इतना इमोशनल नहीं होना है, वो केवल तुमसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जानना चाहता है। नाम तो ऐसे शॉक में उसने दे दिया है। ओके सर। सर आप जब एक्सरसाइज 2 का 26 एक्सप्लेन कर रहे थे तभी आपका आवाज नहीं आ रहा था, तो आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सरसाइज 2 का 27, क्या नहीं, मेरी आवाज नहीं 26 आ रही थी क्या उस टाइम पे बेटा? बाकी 26 पूछा था ना किसी ने, तो तब। हाँ सर। 21 रिंग बेटा, अभी भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? कट रही है।
यार मेरी तरफ तो नेट सही है, क्या कोई दूसरा बच्चा कंफर्म करेगा? एम आई नॉट ऑडिबल क्लियरली? अभी ठीक मैं एक बार और बड़ा रीज्वाइन करता हूँ इसको डिस्कनेक्ट करके, ठीक है? लेट्स सी। सर आ रही है सर अभी।